नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड जो पेपर होने वाला है उसके लिए जो हमारा स्पेशल जीके सीरीज चल रहा है, यानी कि बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए जो स्पेशल जीके सीरीज चल रहा है उसका पार्ट आज हम सब 12 डिस्कस करेंगे। पार्ट 11 तक पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आज हम सब पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके लिए दिए जा रहे हैं उस सभी क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इन प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और पिछले पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर सभी लिंक्स दिए गए हैं पिछले पार्ट के, आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कहता है कि कौन सा नौपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है। तो ये संगनकलू है, जो कि आपका बेलारी सदर कर्नाटक में पड़ता है। और याद रखिएगा, यहाँ पे पशुपालक समुदाय के जो मौसमी सीवर है उसके जले हुए अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर वहीं हम बात करें कि राख के टीले के, तो ये पिकली हल में भी यह प्राप्त हुआ है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे उसमें संगनकलू इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढे, यानी जिसको गर्तावास बोला जाता है, वहाँ रहता था, ठीक है। किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव जो है, यानी कि मनुष्य जो है, भूमिगत गड्ढों में रहता था, तो है कश्मीर। दक्षिण मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये मानकुंवर से प्राप्त हुआ है, जो कि प्रयागराज में स्थित है। किस इमारत में पिटरा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया। तो इमामतौला का जो मकबरा है उसमें पहली बार इसका यूज हुआ है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो किसके मिले हैं भाई? पालतू जानवरों के। किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा से। बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? तो 1564 में, ठीक है। 1564 में जजिया कर अकबर के द्वारा समाप्त जो किया गया था, ये किसके अकॉर्डिंग है? बदायूनी के अकॉर्डिंग। मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था, वो कौन था? तो मंसूर था, ठीक है। कौन था? मंसूर। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो जबालोपनिषद में मिलता है। किसमें? जबालोपनिषद में। अगला प्रश्न कहता है कि एक मेवा द्वितीय ब्रह्म सुक्ति उल्लेखित है, ये किसमें है भाई? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। एक मेवा द्वितीय ब्रह्म सुक्ति जो है ये आपका छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब अगला प्रश्न जो आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने शुरू किया, क्या किया था? द्वैध शासन, ठीक है। किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई थी? तो था 1878, ठीक है। 1878 में सिविल सेवा परीक्षा जो थी उसकी अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी में जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण के द्वारा किया गया था। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था BR अम्बेडकर ने, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है महाराष्ट्र की ही। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था खली जुम्मा। याद रखिएगा, किसने रखा था? खली जुम्मा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंट बेटन योजना। कौन सी योजना के तहत जाना गया इसे? लॉर्ड माउंट बेटन योजना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो था अमृतसर अधिवेशन, और ये कब हुआ था? 1919 में। इसमें अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं, यानी कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वो सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। तो ये अनुच्छेद 15(2) में है। पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? तो 489।
मैग्ना कार्टा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजाओं की ताकत को कानून के अंदर लाना, ठीक है। और मैग्ना कार्टा 1215 में जारी हुआ था, याद रखिएगा। और यह ऐसा पहला पत्र था जिसने कानून की ताकत को राजा से अधिक बताया। आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है? तो ये समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। चलिए, प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ। 10 अप्रैल 1967 को 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया? तो सिंधी, ठीक है। सिंधी को 10 अप्रैल 1967 को 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के अंतर्गत इसको भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया था, तो वो है सिंधी। कार्यालय से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। इन्होंने त्यागपत्र दिया था सबसे पहले। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष में रिटायर होते हैं? तो 1/3 भाग, ठीक है। भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था? तो 1963 में आया था। और पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था, और इसके पक्ष में 62 जबकि विपक्ष में 347 वोट पड़े थे, ठीक है। इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट पड़े थे, जबकि इसके विरोध में 347 वोट पड़े थे, और ये प्रस्ताव गिर गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? 10 वर्ष तक, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उस व्यक्ति को हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक कार्य करना होना चाहिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन से हैं? तो देखिए, राजस्थान है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और मिजोरम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो वो 4 राज्य हैं। और आपको मैं बता दूं कि भारत की 699 किलोमीटर सीमा जो है भूटान से लगती है, और वो 4 राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इन राज्यों की जो सीमा है वो भूटान के साथ लगती है। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में। अरुण, वरुण व तमूर नदियाँ किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है? तो कोसी नदी प्रवाह तंत्र का निर्माण करती है। और आपको पता है कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक के तौर पे जाना जाता है। भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तंजावुर में। 1969 में शुरू की गई सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? तो नई दिल्ली से हावड़ा, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस कब स्टार्ट की गई थी? 1969 में, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। और पहली जो रूट थी इसकी नई दिल्ली से हावड़ा। वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी के सतह के नीचे और वाटर लेवल के ऊपर, ठीक है। सुंड्रा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मैंग्रोव के लिए। किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं? यानी वह कौन सी नदी है जहाँ पे ओलिव रिडले कछुआ अंडा देती है? तो है देवी नदी। देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है, और ये उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। देवी नदी जो है ये महानदी की एक प्रमुख शाखा है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है उमियाम झील या इसे 12 पानी झील भी कहा जाता है, ये किस प्रदेश में है? तो मेघालय में। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? अपघटक की। किसकी होती है? अपघटक की, ठीक है। TSR सुब्रमण्यम समिति क्यों बनाई गई थी? तो ये पर्यावरण कानून में सुधार के लिए इसे बनाया गया था, गठित किया गया था। सैरधरी वनम किसे कहा जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? तो ये पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक है, ठीक है, सैंपल है। नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो मणिपुर में पाया जाता है। और नाचने वाला जो हिरन है उसका असली नाम होता है सानगाई हिरन, ठीक है। क्या? सानगाई हिरन, जो कि मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और इसके अलावा यह भारत के किसी हिस्से में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, नाचने वाला हिरन जो है इसका असली नाम सानगाई हिरन है,
जो कि केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में, वहीं पर पाया जाता है। उसके अलावा भारत में और कहीं नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? गुजरात में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्य कार्यालय कहाँ है? नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी में। ठीक है। लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है। भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़ने वाली लोमड़ी क्या है? तो यह एक चमगादड़ है। ठीक है, जो कि पेटरपस वंश के चमगादड़ों को उड़ने वाली लोमड़ी या फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या है? एक चमगादड़ है। फ्लाइंग फॉक्स क्या है? एक चमगादड़ है। अब कुछ और चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब तक नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य में। सीवी रमन को 1930 में दिया गया था भौतिकी के लिए। हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में। एस चंद्रशेखर को 1983 में दिया गया था भौतिकी के लिए। अमर्त्य सेन, हमने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में पूछा भी था कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। वी.एस. नायपॉल, इनको साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया था। वेंकटरमण रामकृष्णन, इनको 2009 में दिया गया था रसायन विज्ञान में। और कैलाश सत्यार्थी 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में, और इनको संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। वहीं अभिजीत बनर्जी जो कि 2019 में, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये सभी जो स्टार आप देख रहे हैं ये सभी जो हैं भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने दूसरे देश की सदस्यता या नागरिकता ग्रहण की है, इस वजह से यहाँ पे स्टार है। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए, हरगोविंद खुराना, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था। एस चंद्रशेखर, वेंकटरमण रामकृष्णन और अभिजीत बनर्जी पुरस्कार की घोषणा से पूर्व ही अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर चुके थे। ठीक है, हरगोविंद खुराना, ठीक है, वेंकटरमण रामकृष्णन और अभिजीत बनर्जी जो हैं ये पुरस्कार की घोषणा से पूर्व ही अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर चुके थे। जबकि वी.एस. नायपॉल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो हैं त्रिनाड और टोबैगो में जन्म लिए थे और ये ब्रिटिश नागरिक थे, और इनके जो पूर्वज थे वो भारत से वहाँ जाकर बसे थे। तो याद रखिएगा, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम दृष्टि से। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अब एक बुक है जो कि इंपॉर्टेंट है, एन इनकम्प्लीट लाइफ। एन इनकम्प्लीट लाइफ जो पुस्तक है एक आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है और ये विजय पल सिंघानिया की है। एक्चुअली आई मेट देम, ये जो पुस्तक है गुलजार की है। ओवर माई डेड बॉडी, ये जो है जेफरी आर्चर का है। ओवर माई डेड बॉडी जो है किसकी है? जेफरी आर्चर की है। वहीं ऑन एनिमल्स, ठीक है, ये पुस्तक जो है सुसान और लियन की है। द प्रॉमिस, ये जो पुस्तक है डैमन गलगुड की है और ये मई 2021 में प्रकाशित हुई थी, और इस उपन्यास के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार नवंबर 2021 में प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि द प्रॉमिस जो है डैमन गलगुड की है, जो कि मई 2021 में प्रकाशित हुई थी, और इस उपन्यास के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार नवंबर 2021 में इसे प्रदान किया गया था। क्लियर? चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना भी चाहिए, प्लस में इम्पॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा दृष्टि से। अंतरिक्ष में पहली बार फीचर फिल्म की शूटिंग जो हुई है वो क्लिम सिम्पेको द्वारा निर्देशित फिल्म है चैलेंज, और ऐसी पहली फीचर फिल्म हो गई है जिसके किसी भी दृश्य की शूटिंग आउटर स्पेस में हुई है। अगर इस फिल्म के बारे में थोड़ा जानें कि कैसे शूटिंग हुई है, तो अंतरिक्ष में पहली बार एक फिल्म के एक दृश्य की शूटिंग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर अक्टूबर 2021 में हुई थी, और ये रूसी फिल्म है, उसका नाम है चैलेंज। और इस दृश्य को फिल्माने के लिए निर्देशन जो किया गया, जो निर्देशक थे क्लिम सिम्पेको, इनके द्वारा, और अभिनेत्री यूलिया पेरिसिल्ड ने एक रूसी एस्ट्रोनॉट के साथ रूस के ही सोयूज स्पेसक्राफ्ट द्वारा, कौन सी स्पेसक्राफ्ट? सोयूज स्पेसक्राफ्ट द्वारा 5 अक्टूबर 2021 को उड़ान भरी थी, और टीम ने 12 दिन तक ISS पर रहकर एक दृश्य को फिल्माया। ये जो फिल्म है एक ऐसी महिला डॉक्टर की कहानी है जो एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिसे अंतरिक्ष में ही तत्काल ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं को बचाने के लिए ISS के लिए उड़ान भरती है, और इस दृश्य के लिए ISS पर मौजूद कॉस्मोनॉट्स ने भी रोल किए हैं। दृश्य की शूटिंग के लिए क्रू ने 5 अक्टूबर को उड़ान भरी थी, और 12 दिन के पश्चात 17 अक्टूबर को उन्होंने कजाकिस्तान में लैंड की थी। तो याद रखिएगा, ये रूसी फिल्म है चैलेंज, ठीक है, और ये पहली फीचर फिल्म हो गई है जिसे
किसी आउटर स्पेस में क्या किया गया है, शूट किया गया। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं आपको इस वीडियो में दी गई है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।